हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जेआईबी सीआईबी वाला पर। शाम हो चुकी है और डेली की तरह हम आपके लिए जेआईबी मेहनत सीरीज के तहत पेपर 4 रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का समरी सेशन लेकर हाजिर है। ये क्लास आपके आरबीडब्ल्यूएम पेपर के मॉड्यूल सी से संबंधित है। मॉड्यूल सी जो कि पूरी तरह से मार्केटिंग पर बेस्ड है। और जब भी हम बात करते हैं रिटेल बैंकिंग की, तो रिटेल बैंकिंग के अंतर्गत जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं उनको कस्टमर तक पहुंचाने के लिए डिलीवरी चैनल्स का रोल बहुत बड़ा होता है और डिलीवरी चैनल्स पर ही आधारित आज का सेशन है। तो क्लास की शुरुआत कर रहे हैं, मॉड्यूल सी का तीसरा सेशन और टॉपिक है आपका डिलीवरी चैनल्स। डिलीवरी चैनल की जब भी हम बात करें तो उससे पहले पिछली क्लास में आपने जो मार्केटिंग मिक्स पढ़ा था, इस मार्केटिंग मिक्स के 7 पीस को याद रखिएगा। ठीक है, ट्रेडिशनली 4 पीस होते थे, लेकिन जब हम सर्विस इंडस्ट्री की बात करते हैं, सर्विस सेक्टर की बात करते हैं, तो वहां पर ये 7 पीस आ जाते हैं और आपके एग्जाम में यहां से बहुत ही क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसलिए इसे ध्यान में रखना जरूरी है। अब वापस आते हैं डिलीवरी चैनल्स पर। डिलीवरी चैनल्स रिटेल बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर तक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को पहुंचाने के लिए बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। जितने अच्छे सही डिलीवरी चैनल्स होंगे उतने ही बेहतर तरीके से कस्टमर तक सेवाएं पहुंचेंगी और कस्टमर का सेटिस्फैक्शन लेवल बेहतर रहेगा। ठीक है, तो in retail banking, delivery channels refers to the various ways through which banking services and products are provided to individual customers। वही बात यहां पर कही जा रही है कि डिलीवरी चैनल से आप क्या समझते हैं। ये वो तरीके हैं, ये वो माध्यम हैं जिनकी मदद से बैंक्स अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं, सर्विस डिलीवर करते हैं। दीज चैनल्स हेल्प इंप्रूव असेसिबिलिटी। तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बैंकिंग सर्विसेज की एक्सेसिबिलिटी और बेहतर हो जाती है, कन्वीनियंस दुरुस्त होता है और एफिशिएंसी भी बढ़ती है। तो ये तो एक बेसिक सी डेफिनेशन थी डिलीवरी चैनल की। लेकिन जब भी हम रिटेल बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो डिलीवरी चैनल्स को हम कितने हिस्सों में बांटते हैं, कितने कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, यह बात जानना और समझना जरूरी है। अब यहां पर आपके सामने एक पिक्चर है। इस पिक्चर के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं कि डिलीवरी चैनल्स को हम किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। जब भी हम डिलीवरी चैनल्स की बात करते हैं तो इन्हें 2 हिस्सों में बांटा जाता है। फिजिकल चैनल, क्या बोलते हैं इसे? फिजिकल चैनल। फिजिकल चैनल जहां पर कस्टमर फिजिकली मैन्युअली सेवाओं को प्राप्त करता है, सेवाओं का लाभ उठाता है, बैंकर और कस्टमर का इंटरेक्शन होता है। तो फिजिकल चैनल के अंतर्गत आपके आते हैं बैंक ब्रांचेस, बैंक ब्रांच और एक्सटेंशन काउंटर। एक्सटेंशन काउंटर, तो बैंक ब्रांचेस एंड एक्सटेंशन काउंटर्स आते हैं आपके फिजिकल चैनल के अंतर्गत। ठीक है, दूसरा जो चैनल है डिलीवरी चैनल वो है इलेक्ट्रॉनिक एंड रिमोट। इलेक्ट्रॉनिक और रिमोट चैनल। इलेक्ट्रॉनिक और रिमोट चैनल्स। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक एंड रिमोट चैनल्स की बात करते हैं तो ये 3 हैं। पहला है एटीएम। फर्स्ट इज द एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। द सेकंड वन इज द इंटरनेट बैंकिंग, आईबी, एंड द थर्ड वन इज द मोबाइल बैंकिंग, एनबी। तो इलेक्ट्रॉनिक और रिमोट चैनल के अंतर्गत एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग आती है। ठीक है, अब आप पिछली पिक्चर को भूल जाइए, आपको अपने तरीके से सारी बातें याद रखनी है। अगर हम डिलीवरी चैनल्स की बात करें, डिलीवरी चैनल्स की चर्चा करें, डिलीवरी चैनल्स जो हैं वो 2 हिस्सों में हम कैटेगराइज करते हैं। द फर्स्ट वन इज द फिजिकल चैनल। कौन सा चैनल है? फिजिकल चैनल। फिजिकल चैनल। और दूसरा क्या है आपका? इलेक्ट्रॉनिक या फिर रिमोट चैनल। इलेक्ट्रॉनिक या फिर रिमोट चैनल। फिजिकल चैनल के अंतर्गत आपकी 2 कैटेगरीज आती हैं। एक आते हैं बैंक ब्रांचेस, बैंक ब्रांच, और दूसरा है एक्सटेंशन काउंटर, जिसे आप ग्राहक सेवा केंद्र के तौर पर भी समझते हैं। तो बैंकों के एक्सटेंशन काउंटर्स भी होते हैं, एक्सटेंशन काउंटर्स। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक रिमोट चैनल की बात करें तो इसके अंतर्गत 3 कैटेगरी हम बांट देते हैं।
और पहला है एटीएम। फर्स्ट वन इज द एटीएम, सेकंड वन इज द इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, एंड द थर्ड वन इज द मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। ठीक है, मोबाइल बैंकिंग। ओके, तो ये है आपका डिलीवरी चैनल का पूरा फ्लो चार्ट। अब हमें डिलीवरी चैनल्स को और उसके पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा समझना है। बैंक ब्रांचेस के बारे में आप सभी को पता है, आप सभी बैंकर्स हैं, बैंक ब्रांच में ऑपरेट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। एक्सटेंशन काउंटर के बारे में आप सभी ने देखा हुआ है, सेवाएं यहां से मिलती हैं। एटीएम्स, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग, इनके माध्यम से हम बहुत सारी बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाते हैं। ठीक है साथियों, तो पहले ब्रांच बैंकिंग जिसे आप फिजिकल चैनल के अंतर्गत रखते हैं। अब ये ट्रेडिशनल, जैसे पुराने स्तर पर देखा जाए तो पहले क्या होती थी, ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मोर्टार ब्रांचेस होती थी। इसमें क्या, जो पुरानी ब्रांचेस हैं या जो अभी भी बैंक ब्रांचेस होती हैं उन्हें किस तरह से बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं ब्रिक एंड मोर्टार ब्रांचेस बोलते हैं। ठीक है, फेस टू फेस सर्विसेज मिलती हैं आपको। कहने का मतलब है कि यहां पर बैंकर और कस्टमर का इंटरेक्शन होता है। कैश डिपॉजिट्स करना, विड्रॉल करना, लोन, अकाउंट ओपनिंग एक्सेट्रा, इस प्रकार की सेवाओं का लाभ उठाता है कस्टमर ब्रांच बैंकिंग के माध्यम से। पर्सनल रिलेशनशिप विद कस्टमर, तो यहां से कई चीजें स्ट्रांग होती हैं। एक तो देखिए, पहली चीज तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सीआरएम। अब यह सीआरएम जो है एक फंक्शन है, एक सिस्टम है। कस्टमर रिलेशनशिप ये स्ट्रांग होता है ब्रांच बैंकिंग से। देखिए, जो नई तकनीक है, नई टेक्नोलॉजीज हैं, आप एटीएम का लाभ उठा रहे हैं, आप इंटरनेट बैंकिंग से सेवाएं ले रहे हैं, आप मोबाइल बैंकिंग से सेवाएं ले रहे हैं, लेकिन वहां पर किसी बैंकर के साथ आपका इंटरेक्शन नहीं, बस आप सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। लेकिन जब आप ब्रांच बैंकिंग के थ्रू सेवाएं लेते हैं तो वहां पर वन टू वन इंटरेक्शन होता है। वहां पर बेहतर तरीके से बैंकर ये समझ पाता है कि कस्टमर की डिमांड क्या है, उसकी नीड और रिक्वायरमेंट क्या है, और उसे किस प्रकार से हम बेहतर सेवाएं दे सकते हैं, जिसके माध्यम से सेटिस्फैक्शन लेवल उसको, है ना, अचीव हो। तो ये सारी बातें यहां पर आपको ब्रांच बैंकिंग के माध्यम से मिलती हैं। अब इसी को और एक्सटेंड किया गया और बोला गया कि भाई एक्सटेंशन काउंटर्स होनी चाहिए, ब्रांच की जो भीड़ है उसे कैसे कम किया जा सके, तो एक्सटेंशन काउंटर को डेवलप किया गया। एक्सटेंशन काउंटर की मदद से बहुत सारे कस्टमर जो है अपनी बेसिक जो सर्विसेज होती है उनका लाभ उठा पाते हैं। इसके लिए उन्हें दूर दराज ब्रांचेस में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये तो फिजिकल चैनल की बात होगी। जब हम इलेक्ट्रॉनिक या रिमोट चैनल की बात करते हैं तो सबसे पहले इसके अंतर्गत आते हैं आपके ऑटो टेलर, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिसे आप एटीएम्स का नाम देते हैं। अब एटीएम्स जो है 24/7 सेल्फ सर्विस मिलती है, कियोस्क होते हैं। कैश विड्रॉल्स की सेवाएं मिलती हैं, मिनी स्टेटमेंट, फंड ट्रांसफर, पिन चेंज, है ना, इस प्रकार की बहुत सारी बेसिक जो सर्विसेज होती हैं वो यहां पर आपको अवेल कराई जाती हैं। इंटरनेट बैंकिंग की बात करें, ऑनलाइन बैंकिंग, एक्सेस वाया वेब ब्राउजर्स, सर्विसेज इंक्लूड फंड ट्रांसफर, बिल पेमेंट्स, अकाउंट स्टेटमेंट्स, ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन, ये सारी बेसिक चीजें आपको इंटरनेट बैंकिंग से मिल जाती हैं। सिक्योर लॉगिन विद पासवर्ड और ओटीपी के माध्यम से आप यहां पर लॉगिन करते हैं। जब हम मोबाइल बैंकिंग की बात करते हैं तो एक्सेस थ्रू मोबाइल एप्स, जैसे कि आपने सुना होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का योनो एप्लीकेशन बहुत चर्चाओं में रहता है। मोबाइल, है ना, योनो, एचडीएफसी बैंक के बहुत ऐप आते हैं, पेज ऐप का नाम सुना होगा आप लोगों ने, पॉकेट का सुना होगा आपने नाम, आईसीआईसी बैंक का। ऑफर्स ऑलमोस्ट ऑल सर्विसेज ऑफ इंटरनेट बैंकिंग इंटीग्रेटेड विद यूपीआई। अब यहां पर आप यूपीआई सेवा, क्यूआर कोड्स, मोबाइल वॉलेट्स, इस प्रकार का लाभ उठाते हैं। ये सेवाएं आपको यहां पर मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से मिल जाती है। तो ये तो बहुत ही जनरल सी बात है, आप सभी साथियों को पता है। अब हम यहां पर कुछ बेसिक बात करेंगे जो एटीएम से संबंधित है। जब हम बात करते हैं रिमोट और इलेक्ट्रॉनिक चैनल की, तो सबसे नंबर 1 पर आप एटीएम बात करते हैं, और एटीएम से जुड़ी हुई कई एग्जाम में सवाल भी बनते हैं। सबसे पहला एटीएम देश का किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया? तो देश का पहला एटीएम जो था, फर्स्ट एटीएम वॉज सेटअप बाई एचएसबीसी बैंक। किसके द्वारा? एचएसबीसी बैंक के द्वारा इसे सेटअप किया गया। और कहां पर? 1987 में मुंबई में, 1987 में मुंबई में सेटअप किया गया। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है ये सवाल, जो है कई बार एग्जाम में आया, तो ये सब याद रखना है। अब हमारे देश में एटीएम नेटवर्क की जब बात करते हैं तो एक बड़ा एटीएम नेटवर्क है जिसे आप नेशनल फाइनेंशियल स्विच के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एनएफएस के नाम से। नेशनल फाइनेंशियल स्विच जो है, इसे इनिशिएट, है ना, इनिशिएट फॉर एटीएम ऑपरेशंस। अब इसे डेवलप किसने किया? तो एनएफएस क्या है? एटीएम का नेटवर्क है। कोई भी कस्टमर किसी भी बैंक के एटीएम में जाकर कैश विड्रॉ कर सकता है, ट्रांजैक्शन कर सकता है। ठीक है, इसमें ये सेवाएं आपको किस तरह से मिल पाती हैं? एक नेटवर्क जो कि इन सभी एटीएम्स को आपस में कनेक्ट करता है, तो उसे हम बोलते हैं एनएफएस, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। इस पर्टिकुलर नेटवर्क को डेवलप किसने किया? इस नेटवर्क को डेवलप किया गया है आईडीआरबीटी के द्वारा, और अभी करंटली इसे मैनेज कौन कर रहा है? इसे एनपीसीआई मैनेज कर रहा है। कौन मैनेज कर रहे हैं? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया,
जो कि रिटेल बैंकिंग सेक्टर रेगुलेटरी बॉडी है। ठीक है, आगे अगली बात, कुछ बातें जो आपको जानकारी होनी चाहिए अगर हम एटीएम के नजरिए से मेट्रो सिटीज की बात करें। एटीएम के नजरिए से मेट्रो सिटीज की बात करें तो टोटल 6 सिटीज को यहां पर कैटेगराइज किया गया। 6 मेट्रो सिटीज जो है, मेट्रो लोकेशन जो है वो है मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद। याद रखिएगा 4 पुराने महानगर, उसमें बेंगलुरु और हैदराबाद को आपको ऐड कर लेना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के हिसाब से जब हम एटीएम्स मेट्रो लोकेशन की बात करते हैं, ठीक है, वहां वो 6 मेट्रो लोकेशन है, पुरानी नई दिल्ली, आपकी मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई। उसके बाद हैदराबाद और बेंगलुरु इसी कैटेगरी में आती है। ठीक है, इनको कैटेगराइज करने के पीछे मकसद ये है कि भाई ये वो शहर हैं, ये वो सिटीज हैं जहां पर बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो अग्रणी हैं, आगे हैं बाकी जगहों के तुलना में। और इसी प्रकार से यहाँ पर सेवाएं जो हैं उन पर कुछ नियम कानून भी लगाए गए हैं। जैसे कि अगर हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की बात करें थ्रू एटीएम, तो यहाँ पर आप अदर बैंक एटीएम से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसकी लिमिट क्या है, 3 लिमिट है। उसके बाद आपके ऊपर चार्जेस इंपोज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एज पर डायरेक्टिव इश्यूड, अब देखिए एज पर डायरेक्टिव इश्यूड, डायरेक्शंस इशूड बाय आरबीआई, डायरेक्शन इशू बाय आरबीआई, कस्टमर्स वुड बी रिक्वायर्ड टू पे। अब देखिए कस्टमर को 21 रुपए पे करने पड़ते हैं अगर वो अपने फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट को पूरा कर लेता है। यानी कि जैसे मुझे 5 ट्रांजैक्शन मिले हुए हैं फ्री यूज करने के लिए, मैंने 5 फ्री ट्रांजैक्शन इस्तेमाल कर लिए हैं, उसके बाद छठा में जैसे इस्तेमाल करूंगा मेरे को 21 रुपए मेरे खाते से कट जाएंगे पर ट्रांजैक्शन कैरिड आउट थ्रू एटीएम्स बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट विद इफेक्ट ऑफ 1 जनवरी 2022। अब ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब अगर एटीएम से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और एटीएम ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो इस केस में बैंक की जिम्मेदारी होती है कि T+5 डेज। T+5 डेज कहने का मतलब है जिस दिन आपने कंप्लेंट रजिस्टर कराई है उस दिन से लेकर आने वाले जो 5 दिन है आपकी जो ये दिक्कत है, ये जो आपको परेशानी हुई है, इसे सुलझाना जरूरी है। बैंक आपका अमाउंट जो डिडक्ट हुआ है उसे रीक्रेडिट करता है आपके अकाउंट में विद इन T+5 डेज। अगर नहीं करता है तो फिर आपको बैंक 100 रुपीज पर डे के हिसाब से पे करेगा। ठीक है, तो ये बात भी याद रखिएगा। तो फेल्ड एटीएम ट्रांजैक्शन की जब बात करें तो यहां पर T+5 का कॉन्सेप्ट है, कितने का, T+5 डेज का कॉन्सेप्ट है फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लेंट। ओके, अब यहां पर अगर ये प्रॉब्लम या दिक्कत रिजॉल्व नहीं हुई तो बैंक को 100 रुपीज पर डे के हिसाब से कस्टमर को पे करना पड़ता है। कस्टमर को 100 रुपीज पर डे के हिसाब से पे करना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिक्वायर्स बैंक टू ऑफर मिनिमम ऑफ 5 फ्री एटीएम ट्रांजैक्शंस पर मंथ फॉर सेविंग अकाउंट होल्डर्स। तो भाई सेविंग अकाउंट होल्डर्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के हिसाब से बैंकों को 5 फ्री ट्रांजैक्शन देने होते हैं। ओन बैंक एटीएम, अपने बैंक एटीएम से आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो 5 फ्री ट्रांजैक्शंस मिलेंगे, जिसके अंतर्गत है ना, ये रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन है, रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन। अदर बैंक एटीएम से करते हैं तो आपको मेट्रो लोकेशंस में केवल 3 फ्री ट्रांजैक्शंस मिलते हैं। अदर बैंक एटीएम से नॉन मेट्रो लोकेशंस में करेंगे तो आपको 5 फ्री ट्रांजैक्शंस मिलते हैं। ठीक है, ये जो फ्री ट्रांजैक्शंस है इनके अंतर्गत फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दोनों शामिल होते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे कि आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं, फंड ट्रांसफर कर रहे हैं। नॉन फाइनेंशियल जैसे कि आप इंक्वायरी कर रहे हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल रहे हैं या पिन चेंज कर रहे हैं। ठीक है साथियों, आगे WLA व्हाइट लेवल एटीएम। व्हाइट लेवल एटीएम से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। व्हाइट लेवल एटीएम ये बैंकों के द्वारा सेटअप नहीं किए जाते, इन्हें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करती है और इसका ऑथराइजेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत इन संस्थाओं को दिया जाता है। तो एटीएम सेटअप ओन्ड बाय एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंक्स आर कॉल्ड WLA। नॉन बैंक एटीएम्स ऑपरेटर्स आर ऑथोराइज्ड अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये बहुत ही खास बात है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है यहां से। आगे हम बात करेंगे डबल बेनिफिट सेल की। डबल बेनिफिट सेल जिसको अवेल करने के लिए आज आपके पास कुछ समय बचा हुआ है, आज लास्ट डेट है। इस ऑफर के साथ आप फटाफट अपने आप को एनरोल कर लीजिए, क्योंकि इसके तहत आपको अप टू 60% तक ऑफ मिल रहा है सभी महापैक्स और लाइव बैचेस पर। और अगर आप डबल 200 कोड यूज करते हैं और महापैक के साथ जुड़ते हैं तो एक्स्ट्रा 200 का आपको डिस्काउंट मिल जाता है। जय महापैक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, क्योंकि इसके तहत आपको 15+ बैचेस का एक्सेस मिलता है, क्विजेस मिलते हैं, डीपीपीज मॉड्यूल वाइज मॉक टेस्ट अवेल किए जाते हैं। 3 वैलिडिटीज में उपलब्ध है, 2599 6 मंथ, 3399 12 मंथ, 24 मंथ 5799।
जैब कैब महापैक कॉम्बो है। अब देखिए बहुत सारे बैंकर जो कि नए हैं, बहुत सारे पुराने बैंकर्स हैं जिन्होंने जीआईबी और सीआईबी अभी तक नहीं दिया है, तो उनके नजरिए से ये आपके लिए नया एक इनिशिएटिव है। आप एक कॉम्बो पैक के साथ जुड़िए, पहले जैब एग्जाम क्लियर करिए, फिर उसी महापैक के तहत आप सीआईबी एग्जाम क्लियर करिए। तो आप इसके साथ जुड़कर विद इन ईयर आप दोनों पेपर क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारे बैंकर्स हमारे एक ही बार में पेपर क्लियर कर लेते हैं, ऐसा होता है। अब जो लोग बोलते हैं नहीं होता है, तो ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा। ऑफर चल रहा है, 200 कोड यूज करेंगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी इस पर हो जाएगा। 2 वैलिडिटीज में उपलब्ध है, 5299 में 1 ईयर एंड 7199 में 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। ठीक है। जय फाउंडेशन 2.0 बैच लॉन्च हो गया है, 1799 में अवेलेबल है, और जय फाउंडेशन बैच आपका 1799 में उपलब्ध है। इंडिविजुअल बैचेस आपके लिए मात्र 599 की कॉस्ट में उपलब्ध है, 599 की कॉस्ट में उपलब्ध है इंडिविजुअल बैचेस। ठीक है साथियों, तो इंडिविजुअल बैचेस का भी हिसाब बन सकते हैं यहां पर, और मात्र 599 में। अब बात करते हैं हम लोग बुक्स की। बुक्स किसी भी एग्जाम में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैब बैंकर्स ए सेट ऑफ 4 बुक्स जो कि आपके जैब एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है और अफोर्डेबल प्राइसेस में उपलब्ध है। मात्र 1224 में आप इसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं। किसी इंडिविजुअल बुक को आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो सुविधा भी उपलब्ध है। ठीक है साथियों, बहुत ही अच्छा कंटेंट है, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, केस स्टडीज और कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है। तो ये बेस्ट बुक है जैब के लिए, आप इस पर रिलाई कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है मेरा जैब_कैब बाय भास्कर सर, इसके साथ जुड़िए। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी बेफिक्र होकर अपने सवालों को पूछिए, क्योंकि आपका अपना सेशन है और आपका अपना चैनल है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।